क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड की शुरुआत जो है स्कॉटलैंड की इतनी अच्छी खासी नहीं हुई थी और यूएई के खिलाफ ही अपने पहले ही मैच में काफी स्ट्रगल करते हुए वो नजर आए थे। बहुत ही लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं वो अपना गेम जीते, लेकिन इस राउंड के कंप्लीट होते होते उन्होंने कहीं ना कहीं वापस से दिखा दिया कि आप स्कॉटलैंड को किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन में आप कमतर नहीं आ सकते। थोड़े टाइम के लिए वो डगमगा सकते हैं, लेकिन आखिर स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ही रहेगी। क्या एक जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर उन्होंने वो भी उस टीम के खिलाफ की है जो उन्हीं से वो नंबर 1 की गद्दी छीनने को लेकर बड़ी बेताब है। बात कर रहे हैं हम नीदरलैंड्स के लेकर। खैर, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड को इस मैच में एक जबरदस्त जीत मिली नीदरलैंड के खिलाफ और स्कॉटलैंड इस राउंड में भी अपने 3 मैच जीतने में कामयाब रहा। नीदरलैंड भी 3 मैच जीता, लेकिन नीदरलैंड का जो होम में लगातार जीतने का सिलसिला स्ट्रीक चल रहा था वो आखिरकार तोड़ा तो कोई और नहीं बल्कि स्कॉटलैंड ने ही वो स्ट्रीक तोड़ा। लगातार 7 मैच जीते हुए थे नीदरलैंड अपने घर में, लेकिन आज कल जो है वो अपना आखिरकार घर में अपना पहला मैच इस लीग 2 का हार ही गए। चलिए इस मैच के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं एंड फेस बाय फेस भी जरा समझाएंगे कहां पर स्कॉटलैंड भारी पड़ा नीदरलैंड्स के मुकाबले। बिल्कुल। और अगर हम देखें 1 से 10 ओवर की बात करें पावर प्ले की तो स्कॉटलैंड ने 56 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर, और वहीं नीदरलैंड्स ने 60 रन किए और उनके 4 विकेट इस दौरान गिर गए और पहले फेस में ही वो फेस भी हारे और मैच में भी बहुत पीछे हो गए अगर हम देखें। लेकिन अगर हम मिडिल ओवर्स में देखें, मिड फेस में 11 से 40 ओवर के बीच तो 236 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कॉटलैंड ने बनाए और वहीं नीदरलैंड्स ने 163 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर फिर से एक और फेस जो रहा वो स्कॉटलैंड के नाम रहा भारी भरकम मार्जिन से अगर हम देखें, और नीदरलैंड फिर से पीछे इस फेस पे भी रहा है। वहीं पर अगर हम फाइनल ओवर्स की बात करें डेथ फेस की 41 से 50 ओवर की, तो यहाँ पर 88 रन स्कॉटलैंड ने बनाए और 6 विकेट उन्होंने गंवाए और इस दौरान नीदरलैंड्स ने अपने डेथ फेस में सिर्फ 12 रन किए और 1 विकेट उन्होंने गंवाया। और ये जो फेस है और मैच है ये स्कॉटलैंड के नाम रहा। बिल्कुल, तीनों ही फेसेस में क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है स्कॉटलैंड ने, चाहे वो फेस 1 हो, फेस 2 हो, फेस 3 हो। फेस 3 को हम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इस फेस में ये टीम जो है वो कोलैप्स कर गई थी। मैं लास्ट में अगर हम बात करें डेफिनेटली 400 हर सूरत में लग रहे थे। शायद पहली एशियन टीम बनी थी स्कॉटलैंड 400 रन मारने वाली ओडीआई में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक सभी कहीं ना कहीं हवाई फायर करने में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने सोचा नहीं कि अगर हम थोड़ा और धीरे धीरे सिंगल डबल्स करके भी लेके जाए तो हम एंड तक विकेट बचाकर 400 तक पहुंच सकते हैं। तो वहां पर एक मिनी कोलैप्स हुआ, वरना एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस डेथ फेस में भी जा रही थी। डेथ फेस में भी 100 से ऊपर रन कहीं ना कहीं जा ही रहे थे। बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस ये आपके सामने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्कॉटलैंड के लिए हमेशा यही रहा है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली कुछ वक्त में अगर 1-2 सालों में अगर आप देखेंगे यही रहा है। जॉर्ज मन से ब्रेंडन मैकमिलन और रिची बैरिंगटन टीम के लिए 80% रन जो है वो इन 3 बल्लेबाजों ने ही हर बार किए हैं। ये तीनों बल्लेबाजों पे अगर बॉलर नकेल इनमें से 2 बल्लेबाजों भी कम से कम अगर बॉलर नकेल नहीं कस पाए तो फिर आप जो स्कॉटलैंड जो है एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता है और आप मैच से दूर होते चले जाते हैं। और यही आप देखिए अभी देखा होगा आपने मनसे ने एक मैच में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी वो मैच जो है स्कॉटलैंड जो है वो हार गई। क्यों? क्योंकि बाकी 2 प्लेयरों पे सामने वाली टीम नकेल कसने में कामयाब हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट 3 में से अगर आप 2 बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहेंगे ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आप स्कॉटलैंड को एक ठीक ठाक स्कोर तक रोकने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब ये तीनों फायर कर जाए तो स्कोर कार्ड ऐसा दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या तारीफ ही करने बहुत ज़्यादा तारीफ ही कर सकते हैं हम जिस तरीके से जॉर्ज मन से ब्रैंडन मैकमिलन और रिची बैरिंगटन ने बल्लेबाजी की है। क्लास कमेंडेबल बैटिंग है, ये एक्सीलेंट बैटिंग है और हर तरफ शॉट्स लगाए हैं सॉरी हर तरफ शॉट लगाए हैं और हर तरफ रन्स भी किए। और सबसे इम्पोर्टेंटली है कि उनके स्ट्राइक रेट बहुत हैवी थे। अगर आप देखेंगे एक 100 के पार के स्ट्राइक रेट है। और मैथ्यू क्रॉस जो नीचे आए उन्होंने भी 41 रन किए, उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर का था। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटिंग भी रही, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, दिक्कत इतनी हुई नहीं और फॉल शॉट भी काफ़ी कम थे। आड़ा तिरछा खेलने की कोशिश नहीं करी है, जो खेला है अपनी मेरिट पे कवर की तरफ, मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ या आपके मिड ऑन की तरफ पुल वगैरह खेले हैं और तो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन ऐसा कोई शॉट जो ऐसे आजकल जो बहुत फेमस, आप समझ गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आजकल बहुत चलन में है, उन सब से बहुत बचते हैं। सबसे खास बात इन प्लेयरों की यही है
ये लोग सीधा खेलने की कोशिश करते हैं, जिनका हीरोगिरी से बचते हैं। हाँ बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा स्वीप जो है, रिवर्स स्वीप, वो जॉर्ज मुनसे बहुत खेलते हैं, लेकिन इस बार वो बचे हैं, इसे खेलने से काफी कम खेला है उन्होंने। और रिची पैंटन, ब्रैंडन मैकमिलन तो सीधा बिल्कुल सीधे बल्लों से जितना हो सके, सिक्सेस भी लगाए हैं तो सीधे बल्लों से लगाए हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रही है, बहुत कमाल की रही है, और बहुत ज्यादा बॉलर पर हावी रहे, हमेशा अटैक करने की कोशिश रही और पिच से बहुत फायदा उठाया है। बॉलिंग बात करेंगे, लेकिन पिच से इन्होंने बहुत फायदा उठाया है स्कॉटलैंड ने। इस मैच में बहुत कमेंडेबल बल्लेबाजी रही इन तीनों ही बल्लेबाज के, नीचे आकर मैथ्यू रॉस की। बिल्कुल, चलिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ ही अब सीधे चलते हैं। 380 रन कहीं ना कहीं बॉलर्स ने खर्च कर डाले नीदरलैंड के। एंड कहना होगा कि 10 में से अगर 7-8 बार आपकी बॉलिंग बेहतरीन जा रही है और 1-2 बार अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी खराब रही है, तो हम क्या क्लियरली क्या उसे ऑफ डे कह सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की बॉलर्स जो है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन इस मैच में हमें काफी ज्यादा सारे के सारे बॉलर खराब परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। तो आप क्या कहेंगे, ऑफ डे रहा है या फिर लेंथ वेंथ से प्लेयर पूरी तरह से भटके हैं लगातार 3 मैचों में अच्छी बॉलिंग कराने के बाद? नहीं, जरूर देखिए, ये होता है, ये आप कह सकते हैं। बल्लेबाजों को हम यहाँ क्रेडिट जरूर देंगे। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने बल्लेबाजों को बॉलर्स को जमने का मौका नहीं दिया, और पिच जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट ज्यादा है। अगर हम देखें इस मैच में, अगर हम देखेंगे, इतना ज्यादा बॉल मूव तो नहीं किया, कर रहा था शुरू में, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला। आप देखेंगे इन तीनों ही बल्लेबाजों ने इनको टैकल बहुत अच्छा किया, बॉलिंग कराने की कोशिश जरूर की है, वो बहुत कोशिश की। मैकरेन ने भी अपनी लाइन, अपनी लेंथ से थोड़ा सा, वॉर्फ मरवे ने भी बैकफुट पर घसीटा, पीछे भेजा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, कामयाब नहीं हो पाए। बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा काउंटर किया, बहुत ही अटैक बंद नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने, वो सिंगल्स लगातार ले रहे थे, रन्स बहुत अच्छे आ रहे थे अगर हम कहें, और उसके बाद बाउंड्रीज तकरीबन हर ओवरों में मारते हुए जा रहे थे ये बाउंड्रीज, और ऐसा नहीं कि रिस्क लगा के मार रहे थे, बहुत अच्छा ग्राउंडेड भी लगाए और कुछ हवाई फायर भी किए। तो बॉलिंग के लिहाज से जरूर है ऑफ डे रहा है। तो थोड़ा सा अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट जरूर होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, इसलिए बहुत अपसेट जरूर होंगे। लेकिन होता है, आप जब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे होते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, तो आप एक आध परफॉर्मेंस ऐसी अगर हो जाए तो जरूर है आप उससे सीखें और आगे बढ़े, क्योंकि आप सीखने वाली टीम। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात एक चीज है कि आपने स्कॉटलैंड के खिलाफ ये रन खाए, बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके बराबर, ये सोचने वाली बात है। अगर स्कॉटलैंड नीदरलैंड के खिलाफ रन खाएं तो समझ में आता है, नीदरलैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ रन खाएं तो फिर भी समझ में आता है। आप दो सबसे बेस्ट एस्ट्रेट टीम है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें डेफिनेटली। तो आपको इतना भी नहीं होना चाहिए आपने स्कॉटलैंड से रन खाए, यही आप नेपाल, यूएई या ओमान, नामीबिया, इन लोगों से इतने रन खा चुके होते तो फिर बॉल भले ऑफ डे जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो टीमें आपकी बॉलिंग के खिलाफ इतने रन कर गए तो डेफिनेटली फिर तो आपके लिए शर्म की बात होगी आपकी बॉलिंग अटैक के लिए। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं चेस की। यानी शुरुआत में दम तोड़ दिया चेस ने। इतना बड़ा चेस जब आप करने जा रहे हैं, आपके टॉप 3 बल्लेबाजों पे 90% जिम्मेदारी होती है, वो सब के सब आउट होकर चले गए। 60 रन पे 4 विकेट 10 ओवर में, मामला वही खत्म हो गया। बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा, इमेंस प्रेशर, बहुत प्रेशर का, 381 का पहाड़। आप माइकल लेविट की शॉट को देखेंगे, वो भी उठाकर मारने गए और यहाँ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कैच थमा बैठे, यहीं पर गली और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। उसके बाद मैक्सवेल आउट मिड ऑफ में कैच दे बैठे अपना, वो भी मिड ऑफ के ऊपर से निकालने की कोशिश, सब तेजी के चक्कर में जा रहे थे ताकि रन्स बने थोड़ा सा। और उसके बाद आप देखेंगे, अगर मैं प्लेयर का नाम के जैक लियोन जो आए, उन्होंने भी मिड विकेट पर कैच दे दिया अपना। यहीं रिची पैंटन ने शानदार कैच लिया उनका, बहुत स्टनर कैच था वो। और उसके बाद फिर आए आपके तेजा बोल्ड, बिल्कुल बोल्ड हो गए, वो कहीं से भी नहीं टिक पाए अगर हम देखें। वहीं पर फिर स्कॉट एडवर्ड एलबीडब्ल्यू हुए, जी हाँ, बॉल पड़ी और सीधा अंदर गई, बहुत तेज स्किड होकर अंदर गई बॉल, और वो भी एलबीडब्ल्यू हुए। तो जरूर था बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा रन्स का जो प्रेशर आया, और इसी के प्रेशर से जो बल्लेबाज हैं ये बिल्कुल आज बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए। अगर हम देखें, सारे ही बल्लेबाजों के अभी तक अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस मैच में इस रनों का प्रेशर, बिल्कुल रनों का प्रेशर, और फिर स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई एज कम्पेयर टू नीदरलैंड। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज ने थोड़ी बहुत कोशिश की, 74 रन के 67 खेलों में, लेकिन नाकाफी रहे वो, और एक तरफ से 7 उनका मिला नहीं, और एट दैट वो भी आउट होकर कहीं ना कहीं चले गए। 235 पे पूरी टीम बुक हो गई। बॉलिंग की तरफ चलते हैं। इतना ज्यादा रन अगर आपके पास हो तो बॉलर्स के पास वैसे ही एडवांटेज होता है कि आपके पास 380 रन है डिफेंड करने के लिए। कैसे आप स्कॉटलैंड की बॉलिंग को देखते हैं? क्या यहाँ पर 280 होता तो भी ये स्कोर डिफेंड कर पाते? क्या ऐसी बॉलिंग हुई है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नंबर फिगर्स तो सभी दें।
जी, ज़रूर देखिए बॉलिंग तो बहुत बेहतर हुई है और कहना होगा बहुत अच्छा जो कि लेंथ काफ़ी रही है, सटीक रही है और फील्डिंग भी थी। अगर आप देखेंगे जहाँ भी क्लोज़ फील्डिंग काफ़ी लगा रखी थी काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक अगर हम देखेंगे रिची बैरिंगटन ने फील्डिंग को खोला नहीं था, फील्डिंग काफ़ी करीब थी। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा और बना रहा था क्योंकि सिंगल्स इतनी आसानी से नहीं निकल रहे थे। इसलिए बस इसलिए वो मारने का ऑप्शन ट्राई कर रहे थे। अगर लेविट और मैक्सवेल आउट कभी आया बाउंड्री लेकिन जैसे ही फँसे तो बस आउट होकर गए। तो ये बहुत अच्छा रहा एक प्लान जो कामयाब रहा रिची बैरिंगटन के लिए। लेकिन ज़रूर है आप रन्स का इमेंस ज़्यादा प्रेशर आ गया और ब्रेंडन मैकमिलन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 विकेट निकाले, ब्रैड क्यूरी ने भी और बहुत बेहतरीन आउटिंग रही इन बॉलर्स की। लेकिन अगर रन 280 होते तो हमें कुछ और देखने को मिलता, इतना क्लियर था। 380 में जो है वो दिमाग हिल जाता है किसी का भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, थोड़ा-सा आप प्रेशर में आ जाते हैं कि यार अब 380 को चेज़ कैसे किया जाए? लगा तो हम एक बार को सकते हैं। लगाते वक्त प्रेशर नहीं होता, याद रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तभी हमने चेज़ होने के इतने रिकॉर्ड नहीं है, कुछ चंद ही रिकॉर्ड हैं जो 400 चेज़ हो गए या 350 चेज़ हो जी गए, हाँ। ऐसा होता नहीं है, अमूमन आए दिन नहीं होता ऐसा। तो ये एग्ज़ैक्टली हमें यहाँ देखने को मिला, जितना कोशिश कर सकते थे नीदरलैंड उन्होंने किया, पर स्कॉटलैंड की इस मैच में तारीफ बन बिल्कुल, ब्रेंडन मैकमिलन के बारे में जाते-जाते एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट प्लेयर धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं। शायद ग्रेटेस्ट भी बन जाए। बिल्कुल ग्रेटेस्ट बन सकते हैं, अभी उन्हें और लंबा सफ़र तय करना है, बिल्कुल। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तो ये ऑलरेडी बनते जा रहे हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, हरानी नहीं है कि उनके फेवरेट प्लेयर जो है वो पहले ही बता चुके हैं कि जैक कैलिस है और बिल्कुल सही रोल मॉडल उन्होंने बनाया है। और बस हाँ, एक चीज़ और ब्रेंडन मैकमिलन को करनी है, वो है एशिया में उनकी परफॉर्मेंस। उसमें अभी भी उनके 10 में से सिर्फ 2 ही मार्क्स हैं। उस रिपोर्ट कार्ड को उन्हें फिल अप करना है कि वो एशिया में आकर विकेट्स भी ले और रन्स भी करे, वो बॉक्स अभी टिक करना बाकी है। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, प्रेशर में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, विकेट्स निकालते हैं, पार्टनरशिप तोड़ते हैं। ऐसा प्लेयर कौन अपनी टीम में नहीं चाहेगा, चाहे वो फुल मेंबर हो या एसोसिएट हो। फिलहाल इस वीडियो में